हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हम बात कर रहे थे इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बात किया था और सेंटेंस, ठीक है ना। और सेंटेंस के पार्ट हम लोगों ने पढ़ रहे थे, ठीक है ना। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेट। फिर उसके बाद सब्जेक्ट के ही अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे। सब्जेक्ट के ही अंतर्गत हमने पढ़ा डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है ना। डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। तो अब उसी के आगे देखना है। तो हम लोगों ने पढ़ा था एडजेक्टिव फ्रेज तक, हम लोगों ने क्या किया था? पढ़ लिया था। कहाँ तक? एडजेक्टिव फ्रेज तक। तो अब एडजेक्टिव तक पढ़ लिया था। अब उसको एडजेक्टिव फ्रेज जो है उसके बाद है उसको हमें पढ़ना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो, एडजेक्टिव फ्रेज होता क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, समझ नहीं पाते हैं इसको, ठीक है। तो देखो, एडजेक्टिव फ्रेज होता क्या है? हमेशा ध्यान में रखना है एक चीज कि जब भी क्या होता है कि कोई नाउन या प्रोनाउन होता है उसकी विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव, ठीक है ना। जो उसकी विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। हमेशा ध्यान में रखना कि एडजेक्टिव को हम रखते क्या है, उसकी प्लेस कहाँ पे होती है? उस मेन वर्ड के पहले। जिसकी विशेषता बताता है उसके पहले पोजीशन होती है किसकी? एडजेक्टिव की, ठीक है। तो अब एडजेक्टिव फ्रेज आखिर क्या है? ऐसी बात, इसमें एडजेक्टिव फ्रेज जुड़ा हुआ है। तो एडजेक्टिव फ्रेज होता क्या है? ध्यान में रखना कि शब्दों का एक समूह, जब यहाँ पे फ्रेज लिखा है गाइस, ध्यान में रखना, लाइट पड़ रही होगी, ठीक है ना। फ्रेज लिखा है, ठीक है ना। तो जब शब्दों का एक समूह मेन वर्ड की विशेषता बताता है, जब शब्दों का एक समूह मेन वर्ड की विशेषता बताता है तो उसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज। ध्यान में रखना कि जो फ्रेज होता है, फ्रेज का मतलब ही होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है ना। एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। लेकिन जो एडजेक्टिव होता है, हमेशा ध्यान में रखना, वो एक शब्द होता है, एक वर्ड होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक शब्दों का क्या होता है? वर्डों का समूह होता है, ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो फ्रेज लेकिन ये अनकंप्लीट होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसलिए ये सेंटेंस का ही पार्ट होता है, ठीक है ना। तो जब शब्दों का एक समूह क्या करे? मेन वर्ड की विशेषता बताए तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज। अब एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। अब ध्यान में रखना एक चीज इसमें हमेशा नोट पॉइंट में, ठीक है ना, कि जो एडजेक्टिव क्या होता है कि नाउन के पहले आता है, बोलो, मेन वर्ड के पहले आता है जिसकी विशेषता बताता है। लेकिन जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है, हमेशा ध्यान में रखना कि जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है वो मेन वर्ड के बाद आता है, मेन वर्ड के पश्चात आता है। इसी चीज को हमने लिखा है कि एडजेक्टिव हमेशा मेन वर्ड से पहले आता है, जबकि जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है वो मेन वर्ड के पश्चात आता है। समझ में आई ना? हमेशा एडजेक्टिव फ्रेज ध्यान में रखना कि मेन वर्ड के बाद ही आएगा, पहले नहीं आएगा। पहले कौन आता है? एडजेक्टिव आता है। अब यहाँ पे समझना, जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि अ ब्लैक क्रो sitting on the branch of a tree flew away। अब यहाँ पे समझना कि अ ब्लैक क्रो, ये क्या है? ये क्या कर डिटरमिनर है। ये क्या है? डिटरमिनर, क्योंकि ये क्या कर रहा है? निर्धारण कर रहा है ना। और ये क्या है? ब्लैक, ये ही तो क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और ये क्रो जो है, और ये क्या है? मेन वर्ड। क्या है? मेन वर्ड। अब यहाँ पे समझना कि ध्यान में रखना, हमेशा हम क्या पढ़ते हैं? मेन वर्ड के बाद हमेशा क्या आती है? वर्ब आती है ना, वर्ब की पोजीशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझना कि मेन वर्ब के बाद सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, ठीक है ना। यहाँ पे अब ये क्या कर रहा है? सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। बता किसके बारे में रहा? मेन वर्ड के ही बारे में तो बता रहा है ना। मतलब ये वो इसकी विशेषता ही तो बता रहा है ना कि कौवा बैठा कहाँ पे? एक पेड़ की शाखा पर बैठा है। जब एक पेड़ की शाखा पर बैठा है तो यही तो बता रहा है ना, इसकी विशेषता इसी के बारे में तो बता रहा है ना। जब इसी के बारे में बता रहा है तो इसी को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज। अब यहाँ पे समझना, अब इस एडजेक्टिव की तरह तो ये है नहीं कि एक छोटा सा एक वर्ड है, एक वर्ड में वो विशेषता बता रहा है। ये क्या है?
वर्ड्स ऑफ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, मतलब शब्दों का समूह है कि नहीं, यही क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। अब उसके बाद ध्यान में रखना, फ्लो अवे मतलब क्या हुआ, पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ है काला कौवा, क्या हुआ, उड़ गया। आई बात समझ में। अब यहाँ पे समझना, और एक चीज इसमें रिमार्क पॉइंट में ध्यान में रखना कि हमेशा जो वर्ब प्रयोग की जाती है, जो वर्ब प्रयोग की जाती है, जो जो वर्ब प्रयोग की जाती है, हमेशा ध्यान में रखना वो मेन वर्ड के अनुसार ही, जो मेन वर्ड होगा उसी के अनुसार क्या होगी, ये जो वर्ब लगेगी वो वर्ब प्रयोग की जाएगी। अगर सिंगुलर मेन वर्ड होगा तो सिंगुलर आएगा, प्लूरल है तो प्लूरल आएगा, ठीक है ना, वो मेन वर्ड के अनुसार होगी, ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब यहाँ पे समझना है, जैसे लिखा है आई एज वेल एज यू, आई एज वेल एज यू आई एम प्रेजेंट इन द सेमिनार, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझना कि आई एज वेल यू, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो मेन वर्ड है वो क्या है, आई है ना, मेन वर्ड क्या है, आई है। अब यहाँ पे समझना, अब इसी पे यहीं पे मैं लिख दूं, हाँ यहीं पे अगर मैं लिख दूं आर, क्या लिख दूं, आर, ठीक है ना। अब आर लिख दूं तो सही किसको बोलोगे, एम सही होगा कि आई। हमने कहा कि हमेशा ध्यान में रखना कि जो वर्ब प्रयोग की जाती है, जो वर्ब प्रयोग की जाती है वो किसके अनुसार होगी, मेन वर्ड के अनुसार होगी। किसके अनुसार होगी, मेन वर्ड के अनुसार। अब यहाँ पे समझना, मेन वर्ड है क्या, आई है, तो जाहिर सी बात है आई के ही अनुसार क्या होगा, जो वर्ब होगी आई के अनुसार ही तो आएगी ना। जब आई के अनुसार आएगी तो ध्यान में रखना कि आई एज वेल एज यू आल, आर नहीं होगा, आर नहीं होगा, क्या होगा, एम सही होगा। बात समझ आई ना। अब दूसरा देखो, नेक्स्ट एग्जांपल, अच्छा ये वाला छूट गया। अब यहाँ पे समझना, अ यंग बॉय, ये क्या है, ये जो है वो क्या है, डिटरमिनर है, क्योंकि ये निर्धारण कर रहा है बॉय को, ठीक है ना। और ये क्या है, यंग। अब यंग क्या है, बॉय की विशेषता बता रहा है, ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है ना। और ये क्या है, मेन वर्ड है, क्या है, मेन वर्ड है। और ये क्या है, along with his friends, ठीक है ना, along with his friends, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, सॉरी यहाँ पे लिख दूं इज और आर, तो सही कौन सा होगा, आर सही होगा कि इज। अब क्योंकि इस लड़के के साथ साथ इसके दोस्त भी हैं, अब ऐसा तो बोलोगे नहीं, क्योंकि मेन वर्ड तो यही है ना, मेन वर्ड तो यही है ना। जब मेन वर्ड ये है तो ध्यान में रखना कि एडजेक्टिव फ्रेज में यही देखा जाता है कि जो मेन वर्ड होगा, मेन वर्ड के अनुसार ही क्या करेंगे, हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। जब मेन वर्ड क्या है हमारे पास, बोलो, मेन वर्ड में तो एक ही है ना, आई यंग बॉय, आई यंग बॉय एक ही तो है ना। जब आई यंग बॉय एक ही है तो जाहिर सी बात है इसके साथ सिंगुलर ही वर्ब बताएगी ना, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी आएगी। तो सिंगुलर वर्ब क्या होगा, इज ही तो होगा ना, आर तो नहीं हो सकता। बात को समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। अब आओ नीचे, आई एज वेल एज यू, तो आई के अनुसार क्या होगी, मेन वर्ड तो ये है, ये तो इसके साथ में है ना, यही तो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। अब ये इसके अनुसार क्या होगा, मेन वर्ड ये है, इसके अनुसार क्या होगा, एम सही होगा, अन्यथा सेंटेंस गलत हो जाएगा। बात को समझे। अब नीचे देखो, प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज, प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स, मतलब हुआ कि सभी राज्य के जो चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हैं, एंड ऑल कैबिनेट मिनिस्टर, और जो भी कैबिनेट मंत्री हैं, वाज प्रेजेंट। अब यहां पे अगर मैं लिख दूं वाज या जो भी हो, ठीक है ना, प्रेजेंट इन द मीटिंग ऑफ जीएसटी, ठीक है ना, जीएसटी के मीटिंग में क्या थे, प्रेजेंट थे, उपस्थित थे। अब यहाँ पे समझना कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो मीटिंग थी, इस मीटिंग में थे प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे, ये भी थे, चीफ मिनिस्टर थे, और क्या थे, कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे समझना, इसके अगर देखें तो इसके अनुसार क्या होगा, जो वर्ब आएगी वो वर्ब होना चाहिए, लेकिन वर्ब नहीं होगा, ठीक है ना। हमने कहा कि जो मेन वर्ड होगा, जो मेन वर्ड होगा उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इस मेन वर्ड जो है, मेन वर्ड के साथ ये सारी चीजें जुड़ी हुई है ना, ये तो एडजेक्टिव फ्रेज है। बात सुने, इस मेन वर्ड के साथ ये सारी चीजें जुड़ी है,
जब ये जुड़ा है तो ध्यान में रखना कि प्राइम मिनिस्टर होगा तो एक ही ना, किसी देश का प्राइम मिनिस्टर तो एक ही होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वर ना होकर क्या होगा, वाज होगा। बात को समझे, बोलो, ठीक है, समझे ना। तो ये होता है चीफ मिनिस्टर। तो हमेशा ध्यान में रखना कि जो वर्ब होगी वो किसके अनुसार आएगा, मेन वर्ड के अनुसार आएगा, ठीक है ना, किसके अनुसार आएगा, मेन वर्ड के अनुसार आएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद सब्जेक्ट के ही पार्ट में एक आता है छोटा सा डमी सब्जेक्ट। क्या आता है, डमी सब्जेक्ट। चलो उसको भी देख लेते हैं कि डमी सब्जेक्ट आखिर क्या होता है। कि जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट का भाव स्पष्ट नहीं होता है, जब किसी वाक्य में अगर हमें सब्जेक्ट ना पता चले कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में प्रयोग होने वाला सब्जेक्ट ही क्या कहलाता है, डमी सब्जेक्ट, ठीक है ना। जब कोई सेंटेंस हमें दे दिया जाए बनाने के लिए और उसमें हमें सब्जेक्ट का ना पता चले, ठीक है ना, सब्जेक्ट ना पता चले, तो हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में जो हम सब्जेक्ट प्रयोग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डमी सब्जेक्ट। यार नई नई चीजें को सीखने को मिलेगी, ठीक है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। डमी सब्जेक्ट क्या होता है, जिसे बोलते हैं आभासी कर्ता, ठीक है ना। अच्छा ये होता क्या है डमी सब्जेक्ट, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है ना, उसको समझते हैं। तो जो इट और देयर होता है ना, इसका हम प्रयोग करते हैं ना, इट एवं देयर का प्रयोग, ठीक है ना। इट और देयर के प्रयोग में क्या होता है कि इसमें कंडीशंस होती हैं कि अगर ये कंडीशन होगा तो इसी का यूज हम करेंगे। बोलो इसमें कहाँ एक्चुअल में सब्जेक्ट कहाँ होता है, नहीं होता है। तो ऐसे वाक्य में हम क्या करते हैं, इट एवं देयर का प्रयोग करते हैं और यही क्या कहलाता है, हमारा डमी सब्जेक्ट कहलाता है। बात को समझे, ठीक है ना। तो क्या होता है डमी सब्जेक्ट, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बोलो तो प्लीज मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, शेयर ज्यादा कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये वीडियो है और सारे बच्चों के पास पहुंच जाए, ठीक है ना, ताकि वो उनको मदद मिल सके इस पैंडेमिक में भी, ठीक है ना। तो ओके डियर, बेस्ट ऑफ लक, सी हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।